24 अप्रैल 2020 सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर हुई हैं, उसमें 3 हफ्ते तक पुलिस अर्नब को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर में हुई एक साधु की मॉब लिंचिंग के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की। अर्नब पर आरोप है कि उन्होंने अपने चैनल रिपब्लिक टीवी के जरिए ऐसी बातें कहीं जिससे देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क सकते थे। रिपब्लिक टीवी नाम से खबरिया चैनल चलाने वाले अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में लगभग 16 एफआईआर हुई हैं, जिसमें से कई में तो उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। इन एफआईआर पर होने वाली गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 24 अप्रैल 2020 को उनके खिलाफ दायर एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 हफ्ते तक की सुरक्षा उन्हें दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अगले 3 हफ्ते तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ता यानी कि अर्नब गोस्वामी को 3 हफ्ते तक के वक्त के लिए सेफ करने का इरादा रखती है और उन्हें ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी देने की अनुमति देती है। ये अनुमति देने के साथ ही बेंच ने नागपुर में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया है और बाकी दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही बेंच ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को अर्नब गोस्वामी और उनके दफ्तर को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। बेंच ने उन्हें सारी एफआईआर को जोड़ने की अर्जी दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अब इस मसले पर 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिक टीवी नाम से खबरिया चैनल चलाने वाले अर्नब गोस्वामी की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी अर्नब गोस्वामी के लिए पेश हुए। आपको याद दिला दें कि सीनियर वकील मुकुल रोहतगी वही हैं जिन्होंने जज लोया की रहस्यमय मौत की जांच करने वाली याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। मरहूम अरुण जेटली के नजदीकी दोस्त रहे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच के सामने दलील दी कि इस तरह से पर्सनल लेवल पर अर्नब गोस्वामी को फंसाया नहीं जा सकता, क्योंकि 23 अप्रैल को उनके और उनकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले के बाद एक दिन में उनके मुवक्किल यानी अर्नब गोस्वामी को याचिका दायर करनी थी। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बेंच के सामने पेश हुए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 21 अप्रैल 2020 को ऑन एयर किए गए अपने कार्यक्रम के दौरान अर्नब गोस्वामी ने जो बयान दिए थे वो बेहद उत्तेजक थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच से कहा कि अर्नब गोस्वामी ने पालघर की घटना को सांप्रदायिक रूप दिया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपने टेलीविजन कार्यक्रम में भद्दे कमेंट्स किए। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अर्नब गोस्वामी की याचिका बोलने की नकली आजादी पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, आगे उन्होंने तर्क दिया, कोर्ट, आप यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू लगाकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे कई बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं, अनकोट। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दावा किया
कि एफआईआर में दर्ज है कि अर्नब गोस्वामी ने बिल्कुल साफ तौर पर क्राइम कमिट किया है और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक यूनिवर्सल रिट पिटीशन के तहत वो दायर नहीं किया जा सकता था। सिब्बल ने पूछा कि क्या अर्नब गोस्वामी एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस M.R. शाह की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने दलील दी कि आईपीसी की धारा 153A और 153B के अपराध गैर जमानती अपराध हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि महाराष्ट्र में पालघर लिंचिंग की घटना पर अर्नब गोस्वामी ने अपने न्यूज चैनल पर जो बहस चलाई उस पर एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, धारा 500, धारा 504 और धारा 505 में समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक असहमति पैदा करने, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भावना को बढ़ावा देने आदि का जिक्र किया गया था। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच के सामने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में रिपब्लिक टीवी नाम से खबरिया चैनल चलाने वाले अर्नब गोस्वामी ने दलील दी है कि एफआईआर में उनके चैनल द्वारा पालघर की घटना से कांग्रेस को जोड़ने वाले टेलीकास्ट के जवाब में की गई थी। अपनी याचिका में अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि एफआईआर याचिकाकर्ता को धमकाने, परेशान करने और जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए उन्होंने जो खोजी पत्रकारिता की उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहने पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिका में कहा गया है कि इन एफआईआर के चलते संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। गोस्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ प्रसारित समाचारों के बाद सोशल मीडिया में उनके खिलाफ एक समन्वित हमला हुआ। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल की आधी रात को उन्हें 2 व्यक्तियों के हमले का सामना करना पड़ा जब वो और उनकी पत्नी स्टूडियो से लौट रहे थे। याचिका में अर्नब गोस्वामी ने भविष्य में इसी तरह के हमलों के बारे में आशंकाओं का हवाला देते हुए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए केंद्र को दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की है। याचिका में गोस्वामी ने दावा किया कि पालघर की घटना पर उनके समाचार कार्यक्रमों ने किसी भी तरह की सांप्रदायिक असहमति को बढ़ावा नहीं दिया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अपराध का परिणाम थी। अपनी याचिका में अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि उनके खिलाफ दायर शिकायतों में आरोपों के उलट वास्तव में उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपने चैनल का उपयोग किया है, खास तौर पे कोविड-19 महामारी के इस इम्पोर्टेंट टाइम में। याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी ने अपने खुद के निहित स्वार्थों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सांप्रदायिकरण के किसी भी प्रसार के लिए कड़ा विरोध किया है। याचिका में अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि ये उनकी समझ से बाहर है कि पालघर की घटना के संबंध में 21 अप्रैल 2020 को उन्होंने अपने चैनल पर जो प्रोग्राम टेलीकास्ट किया वो कैसे किसी भी सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकता है। और ये साफ है कि प्रसारण पर केवल एक ही राजनीतिक दल ऐतराज कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि शिकायतों और एफआईआर में आरोप केवल प्रसारण के केवल एक छोटे भाग के पूर्ण और विवेचनात्मक दुरुपयोग के आधार पर अनुमान के तौर पर लगाया गया है। वहीं भारतीय प्रेस परिषद ने भी गोस्वामी पर हुए उस हमले की निंदा की और एक बयान जारी किया कि हिंसा खराब पत्रकारिता के खिलाफ भी जवाब नहीं है। इसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद करने की तारीख लगा दी। अब जरा वो बातें सुनिए जिसके बारे में अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से लिख कर कहा है कि उनकी समझ से बाहर है कि कैसे उनकी ये बातें सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकती हैं। कोर्ट, ये लोग, मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पर कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई और भारत में जहां पर 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहाँ पर हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूँ और पूछता है भारत आज कि अगर कोई मौलवियों या पादरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? क्या इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? अनकोट। ये वीडियो अभी भी YouTube पर मौजूद है जिसमें अर्नब गोस्वामी को इस तरह की कई विवादित बातें कहते कोई भी सुन सकता है। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इन विवादित बातों को कहने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद जब अर्नब गोस्वामी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों से बचने के लिए पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए 3 हफ्ते के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने यह भी कहा कि अर्नब गोस्वामी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी एंटीसिपेटरी बेल की भी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले में नागपुर में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर किया जाए और बाकी की FIRों पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को ये भी आदेश दिया कि वे मामले की जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करें। इस सुनवाई में अर्नब गोस्वामी की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ भटनागर पेश हुए। वहीं छत्तीसगढ़ की ओर से सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा, महाराष्ट्र की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और राजस्थान की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की पैरवी की।